प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7 के इतिहास के अध्याय 2 है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। उसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज दिल्ली तथा अजमेर राज्य का राजा था। 2 नंबर प्रश्न है, उस समय इसके समकालीन और कौन राजा थे? इसका उत्तर होगा उस समय इसके समकालीन महत्वपूर्ण राजा जयचंद्र था। भारत के 2 गद्दारों ने पहला जयचंद्र और दूसरा मीर जाफर था। 3 नंबर प्रश्न है, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर होगा उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति द्वेष भावना से ग्रस्त थी। एक राजा दूसरे राजा को सदैव नीचा दिखाने की फिराक में रहा करते थे। 4 नंबर प्रश्न है, उपाधि का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा नाम के पहले या बाद में लगने वाला प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उपनाम उपाधि कहलाती है। जैसे सामंतों को दी जाने वाली उपाधि राय, राणा, रावत आदि। पराजित राजा विजयी राजा की अधीनता में उसे उपाधि से अलंकृत करता था। 5 नंबर प्रश्न है, इन तीनों के पतन के क्या कारण हो सकते हैं? चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा इन तीनों से तात्पर्य उन 3 शासकों से है जिन्हें इतिहासकारों ने त्रिपक्ष या त्रिपक्षीय कहा है। ये थे मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। इन तीनों के पतन के कारण थे कि बिना अपनी आर्थिक तथा सामरिक शक्ति का आकलन किए इन तीनों ने कन्नौज पर अधिकार के लिए युद्ध जारी रखा और बहुत दिनों तक लड़ते रहे। अनंतः परिणाम हुआ कि आर्थिक और सामाजिक रूप से तीनों समान रूप से खोखले हो गए। यही कारण था कि इन तीनों का पतन हो गया। 6 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर के बारे में विशेष रूप से वर्ग में चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर गुजरात राज्य में अवस्थित है। मध्यकाल के अनेक भारतीय मंदिरों में वह भी एक ऐसा मंदिर था जो धन नद नींव से पूर्ण था। महमूद गजनवी ने जब भारत के मंदिर को लूटा तो उनमें सोमनाथ को उसने विशेष रूप से लूटा। मंदिर का सारा धन तो उसने लूट ही लिया, मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता होने तक वह वैसे ही खंडहर के रूप में पड़ा रहा। धन्य कहिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने सरकारी खर्च पर उनकी मरम्मत करा दी। वे तो चाहते थे कि जितने भारतीय मंदिरों को आक्रमणकारियों ने तोड़कर उनका रूप बिगाड़ दिया था, सबको उनके पहले के रूप में कर दिया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने को महान धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए ऐसा नहीं करने दिया। फिर दूसरी बात थी कि सोमनाथ मंदिर की मरम्मती के थोड़े ही महीने के अंदर सरदार पटेल को संदेहात्मक मृत्यु हो गई। 7 नंबर प्रश्न है, आपके विचार से मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या-क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसका उत्तर होगा हर शासक के आक्रमण का यही उद्देश्य होता है, अपने राज्य का विस्तार करना या पड़ोसी राज्य से अपनी अधीनता स्वीकार कराना। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों उद्देश्यों से परे गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मचाना था। कुछ अमीरों को तो उसने लूट ही, खासतौर पर मंदिरों को खूब लूटा। उस काल के प्रसिद्ध और धन दौलत से संपन्न मंदिर में प्रमुख थे मथुरा, वृंदावन, थानेश्वर, कन्नौज और सोमनाथ के मंदिर। इन मंदिरों को गजनवी ने जी भरकर लूटा और इसे ध्वस्त तक कर दिया। 8 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक क्यों ले गया? इसका उत्तर होगा राजेंद्र चोल एक महत्वाकांक्षी विजेता था जिसने अपने राज्य को श्रीलंका सहित जावा, सुमात्रा तक फैला रखा था। गंगा नदी तक सेना ले जाने के दिखावे का तात्पर्य था कि वह गंगा जल लेने जा रहा है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था गंगा तट तक अपने राज्य का विस्तार करना और विजय प्राप्त करना, जो उसने कर दिखाया। उसने गंगा जल लेकर अपनी राजधानी को ले गया और उसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम रख दिया। उसकी राजधानी नगर इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। 9 नंबर प्रश्न है, आज की नागरिक सेवा से चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना करें। तो इसका उत्तर होगा आज की नागरिक सेवा और चोलकालीन नागरिक सेवा लगभग मिलती जुलती सी है। जैसे आज
राज्यपालों या राष्ट्रपति के निजी सचिव होते हैं, वैसे ही चोल राजा के भी निजी सचिव होते थे। आज के प्रधान सचिवों की तरह चोल राज में भी प्रधान सचिव होते थे। आज के किरानियों की तरह चोल शासक काल में प्रधान और निम्न कर्मचारी हुआ करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की नागरिक सेवा और चोलकालीन नागरिक सेवा लगभग समान थी। 10 नंबर प्रश्न है, क्या आपके विद्यालय या गांव में चोलकालीन ग्राम स्वशासन की तरह कोई सम्मिलित कार्य करती है? यदि हाँ तो कैसे? इसका उत्तर होगा हाँ, होती है। स्कूल की समिति में एक राजकीय पदाधिकारी के साथ ग्राम पंचायत के मुखिया तथा गांव के कुछ संभ्रांत पढ़े लिखे लोग स्कूल समिति में रहते हैं और स्कूल के संचालन की देखरेख करते हैं। गांव में वैसे समिति ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच सहित अनेक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। मुखिया प्रशासनिक और नागरिक सेवा का काम देखते हैं तथा सरपंच दो ग्रामीण के बीच के झगड़ों को सुलझाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के वैसे मंदिरों का पता लगाएं जहां आज आज भी भक्त द्वारा बहुमूल्य उपहार चढ़ाए जाते हैं। उपहार चढ़ाने के पीछे लोगों की क्या मंशा रहती है? इसका उत्तर होगा भारत के सभी मंदिरों में कुछ न कुछ चढ़ावा तो चढ़ती ही है, लेकिन सर्वाधिक मूल्यवान चढ़ावा तिरुपति मंदिर तथा शिरडी के साईं बाबा मंदिर में चढ़ता है। पटना के महावीर मंदिर में भी चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना उपयुक्त दोनों मंदिरों में चढ़ता है। पटना के महावीर मंदिर की आय से पटना में ही एक कैंसर अस्पताल चलाया जा रहा है। अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, जोड़े बनाइए। इसका पहला प्रश्न है तो सोमनाथ का गुजरात हो जाएगा, दूसरा है सेन वंश का बिहार हो जाएगा, तीसरा गोपाल का हो जाएगा लोगों द्वारा चयनित शासन, चौथा है कनौज का हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष, और पांचवा है मध्य भारत, तो मध्य भारत का हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। 2 नंबर प्रश्न है, दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे? इसका उत्तर होगा दक्षिण के प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे: चोल, चेर, पांडव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। 3 नंबर प्रश्न है, उस समय के राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे? उसका उत्तर होगा उस समय के राजा अनेक और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जो उनके द्वारा विजयी राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए देते थे, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि। 4 नंबर प्रश्न है, बिहार और बंगाल में किन किन वंशों का शासन था? उसका उत्तर होगा बिहार और बंगाल में क्रमशः सेन तथा पाल वंशों का शासन था। 5 नंबर प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था की विकास हुआ? उसका उत्तर होगा सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु डेल्टाई क्षेत्र में तट बनाए गए और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी गई। सिंचाई के लिए कुआं की संख्या बढ़ाई गई। वर्षा का पानी बर्बाद न हो इसलिए उस पानी को एकत्र करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाए गए। ये सभी काम योजनाबद्ध तरीके से किए गए। राजा कर्मचारियों के साथ स्थानीय किसानों का सहयोग भी लिया गया। 6 नंबर प्रश्न है, कनौज शहर तीन शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना? उसका उत्तर होगा कनौज उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था, जो कभी हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था। इस नगर पर अधिकार का तात्पर्य था कि वह शासक गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ मैदान पर अधिकार कर लेता तो राजस्व का एक बड़ा जरिया बनता। यहाँ से तीनों में ही किन्हीं दो पर बेहतर ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता था। कनौज गंगा के किनारे अवस्थित था, अतः वहां से अधिक व्यापारिक कर वसूले जाने की आशा थी। इन्हीं कारणों से कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीनों का केंद्र बिंदु बन गया। ये तीनों शक्तियां लड़ते लड़ते पस्त हो गई और तीनों के राज्य समाप्त हो गए। 7 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी अपनी विजय अभियानों में क्यों सफल रहा? जिसका उत्तर होगा मोहम्मद गजनवी अपनी विजय अभियानों में ही लूट अभियानों को अपनाया। उसने जब भी आक्रमण किया तो मंदिर के साथ साथ बड़े बड़े नगरों को लूटा। उसने कभी भी भारत में अपने अस्थायी शासन की बात नहीं सोची। इन लूट अभियानों में सदैव सफल होने रहने का एकमात्र कारण था कि यहाँ के राजाओं शासनों का मेल नहीं था। राजपूत यद्यपि शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने आपस में ही लड़ते रहने की अपनी शान समझी। एक राज्य लूटता रहता तो अन्य राज्य सभी देखते रहते और अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होते रहते। उनको इतनी समझ नहीं थी कि यह स्थिति कभी उन पर भी आ सकती है, और यही हुआ और इसी से मोहम्मद गजनवी अपने अभियानों में सफल होता रहा।
8 नंबर प्रश्न है, सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ? जिसका उत्तर होगा 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। उस समय की पुस्तकों तथा अन्य अभिलेखों में सामंत को अनेक नाम दिलाए गए, जैसे सामंत राय, ठाकुर, राणा, रावत इत्यादि। उस समय के राजा जब किसी अन्य राजा को युद्ध में हराता तो उसके राज को भी अपना राज में मिला लेता। लेकिन लगभग 1000 ईस्वी के आसपास युद्ध में हारे हुए राजा को उस स्थिति में उसके राज वापस मिल जाते थे जब वह विजयी राजा की अधीनता मान लेता था। बदले में उसे कुछ शर्तें भी माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकारना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला दास है। पराजित राजा विजयी राजा का सामंत कहलाता था। इसी प्रकार सामंतवाद का उदय हुआ। 9 नंबर प्रश्न है, तत्कालिक राज्यों का प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी? इसका उत्तर होगा तत्कालिक राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अर्थों में भिन्न थी। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जबकि उस समय राजतंत्र था। उस समय के अधिकारी राजा के मर्जी से नियुक्त होते थे, जबकि आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तत्कालिक केंद्रीय शासन से संबद्ध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। विदेश लगभग के प्रधान को संधि विग्रहक कहा जाता था, जबकि आज के केंद्रीय सरकार में खास तौर में एक विदेश विभाग है जिसकी देखरेख प्रधान सचिव के हाथ में होता है। इसके ऊपर एक विदेश मंत्री होता है। आज के राजस्व विभाग को वित्त मंत्री के अधीन रखा गया है। इस विभाग में भी मुख्य सचिव के नीचे अधिकारियों कर्मचारियों का एक समूह काम करता है। आयकर विभाग राजस्व विभाग का एक ही अंग है। भंडारी जैसे अधिकारी आज नहीं हुआ करते। उस समय भंडारी किस लिए हुआ करते थे, क्योंकि कर अनाज के रूप में भी वसूला जाता था। उस समय महादंडनायक होता था जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था। लेकिन आज दंड देने के लिए न्यायपालिका अलग है और पुलिस विभाग अलग है। आज पुलिस का काम दोषियों को पकड़ना मात्र है, दंड न्यायपालिका दिया करती है। इस प्रकार देखते हैं कि तत्कालिक राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कई अर्थों में भिन्न थी। 10 नंबर प्रश्न है, क्या आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा आज दिखाने के लिए तो सामंती व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है, लेकिन मध्यकालीन सामंती व्यवस्था से भी अधिक कर सामंतों सा राजनीतिक बाहुबलियों का उदय हो गया है। ये कुछ न कुछ सब होकर सब कुछ सभी बाहुबली किसी न किसी राजनीतिक दल के किसी दबंग नेता से जुड़ा है। कुछ बाहुबली तो खास खास राजनीतिक दलों के किसी न किसी पद या आसीन होकर अपने ओहदे का धौंस दिखाकर जनता का भय दोहन करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में मंदिर अपने धन दौलत के लिए काफी प्रसिद्ध थे। भव्यता के दृष्टिकोण से आप अपने पास के मंदिर से तुलना करें। इसका उत्तर होगा धन दौलत की दृष्टि से आज तिरुपति मंदिर तथा शिरडी का साईं राम मंदिर से हम कह सकते हैं। हमारे आसपास के मंदिरों से यह तुलना करें तो पटने का महावीर मंदिर किसी भी दृष्टि से भव्यता और धन धान से किसी भी प्रकार कम नहीं है। आधुनिक काल में निर्मित इस मंदिर का आधुनिक के पुत्र हैं। दान दक्षिण में यहाँ भी भारी चढ़ावा चढ़ता है। मंदिर अपनी आय से अनेक समाज सेवा संस्थान चलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।